Hello friend, subscribe to my channel Free Flakes and press the bell icon to never miss a new update of Free Flakes. वेलकम सब्सक्राइबर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं। इससे पहले के एपिसोड में हम लोगों ने जाना था कि सेल किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ सेल क्या है, मींस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख ले। और अभी स्टार्ट हम लोग करते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सो मेनली इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस एंड ईआर मेंबर के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं न्यूक्लियस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अगर किसी भी सेल का मेन पार्ट है उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ से सेल डिवीज़न भी स्टार्ट होता है। जब हम किसी भी सेल को देखते हैं तो उसके बीच का पोर्शन ये होता है न्यूक्लियस। जब माइक्रोस्कोप एक अच्छे पैमाने पर आ गया, मींस माइक्रोस्कोप के अवेबिलिटी के कारण हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर को पहचाना कि सेल स्ट्रक्चर होता कैसे है। और इसी के बेसिक पर हमने बताया था कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो हम लोग ये कैपेबल हो गए थे कि न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर, या यूँ कहें कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी किया जा सके। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जो आप लोगों को अच्छा से समझ आएगा। देखो, न्यूक्लियस जो है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मीन्स इसके ऊपर में डबल कवरिंग होते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं पर पोर्स होते हैं, मीन्स होल होते हैं। ये पोर्स भी क्या रोल निभाता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। नाउ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंटेंजल्ड होता है, मीन्स जैसे तैसे फोल्ड होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोटीन। क्या? क्रोमोटीन होता है। ये देखो, आप 11th में जाओगे तब इसमें पढ़ोगे कि इसके अंदर का डीएनए का सेगमेंट कैसे रैप्ड होता है। सो इन क्लास 9 सिंपली हम जानते हैं कि ये जो थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्रोमोटीन कहते हैं। नाउ हमने अभी कहा कि जब आप कभी भी सेल 1 से 2 होता है, इट मीन्स जब आप बच्चे थे तो आपका एक स्ट्रक्चर था, एक हाइट था। मान लो आप उस टाइम 2 फीट के थे और अभी आप 4 फीट के हैं, तो क्या लगता है उस टाइम आपके बॉडी में 100 सेल था तो अभी भी 100 ही सेल होगा। मीन्स अगर आपका साइज इनलार्ज हो रहा है या बॉडी मास बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर नंबर ऑफ सेल भी 100 से कहीं ना कहीं बढ़े होंगे। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ना कैसे, ये बढ़ता कैसे है? आखिर बढ़ा तभी तो आपका हाइट या वेट बढ़ा। तो नंबर ऑफ सेल सेल डिवीज़न के कारण बढ़ता है। तो सेल डिवाइड जब तक नहीं करेगा नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा नहीं। तो सेल डिवीज़न जो होता है ना, सेल डिवीज़न के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले सेल डिवीज़न न्यूक्लियस के अंदर होता है। मीन्स आपने एक डायग्राम तो हमेशा देखा होगा कि ये एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, फाइन, पहला फिगर में। दूसरा में आपने ये देखा होगा कि ये न्यूक्लियस अब अलग होना चाह रहा है एंड द थर्ड वन इज कि 2 न्यूक्लियस अलग हो गए बट बॉडी अभी भी एक ही है, मीन सिंगल सेल है। एंड नाउ द लास्ट इमेज की 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। सो ये इमेज, ये डायग्राम आप हमेशा देखे होंगे। सो नाउ इसमें ये बताता है कि सेल कैसे डिवाइड हो रहा है। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि ये क्रोमोटीन किसे कहते हैं, कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फोल्ड होता है एंड क्वाइल्ड होता है उसे हम क्रोमोटीन कहते हैं। नाउ व्हेन सेल आर रेडी टू डिवाइड, यहाँ पर अगर इस डायग्राम को आप देखिएगा तो ये न्यूक्लियस अलग होना चाह रहा है, इट मीन्स ये अब डिवाइड होना चाह रहा है, ये एक सेल से 2 सेल बनना चाह रहा है। तो नाउ द सेल आर रेडी टू डिवाइड, देन दीज क्रोमोटीन कम टूगेदर एंड ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। बीच में एक सेंट्रोमेयर आ जाता है और ये सेंट्रोमेयर के मदद से 2 क्रोमोटीन आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्रोमोटीन जुड़ने के बाद नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोजोम। क्या होता है? ये क्रोमोजोम्स कहलाते हैं। नौ यहाँ पर से हमें क्लियर समझ आएगा क्रोमोटीन एंड क्रोमोजोम का फर्क क्या है। क्रोमोटीन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड द सेम क्रोमोटीन इज रिफर्ड एज क्रोमोजोम व्हेन सेल आर रेडी टू डिवाइड। इसी क्रोमोटीन को हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं जब सेल डिवाइड होने के लिए कैपेबल हो जाता है या रेडी हो जाता है। उसके बीच में सेंट्रोमेयर है जो इसे अटैच करता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो क्रोमोजोम के अंदर में होता है डीएनए। ये आपका डीएनए क्रोमोजोम के अंदर में होता है। जितने भी कोडिंग होते हैं, जितने भी आपका बिहेवियर का कोड है, मीन्स आपका व्यवहार आपके जो पेरेंट से, आपके माता पिता में आपके माता पिता से आप में जो गुण आया वो सारा कुछ यहीं पर होता है। क्रोमोजोम के ही ऊपर में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। बेसिकली ये जीन एक मैसेंजर होता है जो डीएनए को बताता है कि ये सेल कैसा है। सपोज ये पेरेंट सेल है, ये मतलब एक सेल है और ये पहला ये सेल है वो डिवाइड
डिवाइड होगा, डिवाइड होके 2 सेल बनेगा। तो मान लो ये पुराना वाला सेल ये है, तो ये सेल भी वैसा ही बने, इसका जो जीन है ना, ये जीन इसके डीएनए को जाके इंफॉर्मेशन देगा एंड फाइनली ये डिवाइड होगा। सो इसके में अभी हम लोग ने क्या सीखा कि इतने सारे चीज़ न्यूक्लियस के अंदर होता है। नाउ इन द मिडिल सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस देयर इज अ डेंस स्ट्रक्चर। मिडिल सेक्शन में घना क्षेत्र होता है और इसे हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं या न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। सो न्यूक्लियाई क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, राइबोसोम भरा हुआ होता है। क्या होता है, राइबोसोम्स। बायोलॉजी में आपको कहीं पर भी राइबोसोम दिखे तो आप डायरेक्ट समझिएगा कि एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फैक्ट्री है जो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है या प्रोटीन को पैदा करता है। मींस राइबोसोम मतलब क्या, वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस और यही न्यूक्लियस कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे ईआर मेंबर क्या होते हैं, मींस ईआर मेंबर में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ईआर मेंबर के ईआर ग्रुप में कौन कौन आते हैं। ईआर मेंबर में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम ईआर रेक्टिकुलम भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है रफ ER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एपरेटस। एंड द थर्ड वन इज लाइजोसोम्स या फिर लाइजोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइजोसोम्स होते हैं। और लाइजोसोम्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ वन वैक्यूल्स के बारे में और वैक्यूल्स के बारे में जानते हैं। तो दीज आर बेसिकली द ऑर्गेनेल्स विच कम टुगेदर अंडर द ईआर फैमिली या ईआर मेंबर। ईआर फैमिली के अंदर या ईआर मेंबर के अंदर ये 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या यूनिक है और क्या ये एक दूसरे, आखिर इसमें क्या रिलेशन है जो सब एक फैमिली में आता है। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम जान चुके हैं। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है ना, एक फोल्ड होता है। समझ लो एक बॉल है, तो बॉल के ऊपर चारों ओर मतलब कि एक लाइनिंग है कि जैसे धागे को लपेट देना, वैसा ही एक रप्चर स्ट्रक्चर टाइटली मतलब उसके ऊपर राउंड शेप में एक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। देखो हम लोग ने न्यूक्लियस में क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर में बीच में होता है न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई राइबोसोम को पैदा करता है और राइबोसोम प्रोटीन के मैन्युफैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पोर्स पर होल होते हैं, न्यूक्लियस के सरफेस पर जो मेम्ब्रेन है उस पर होल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो इसमें राइबोसोम है, तो राइबोसोम कुछ तैर के इस होल से बाहर आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, बाहर आते हैं। मान लो अगर ये न्यूक्लियस है और ये एक बड़ा सा सेल है, तो ये आएगा तो पूरा साइटोप्लाज्म मतलब पूरे सेल में तैर रहा। दोज राइबोसोम विच गेट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वैसा राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से अटैच हो जाएगा उसे हम बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो अटैच नहीं होगा, मान लो कुछ ऐसा जगह है जो अटैच नहीं होगा, तो जो अटैच नहीं होगा उसको बोलेंगे SER, स्मूथ या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बेसिकली बोलते हैं। सो यहाँ पर से हमें क्या समझ आया कि सेल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है कि स्मूथ और RER में होता है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिफाइन कैसे होता है, जब उसके अंदर में न्यूक्लियस के अंदर का राइबोसोम अगर उस पर अटैच हो जाए, मतलब प्रोटीन अटैच हो जाए। ना हम जानते हैं ER बना हुआ क्या क्या चीज़ से होता है। तो ER जो होता है, जो स्मूथ ER है, वो लिपिड से बना हुआ होता है। बेसिकली हम लोग बोलते हैं लिपिड से बना हुआ होता है। और देखो इसके ऊपर राइबोसोम आया, अगेन राइबोसोम इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन भी होगा। तो ये बना हुआ होता है क्या चीज़ से, राइबोसोम प्लस प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स शुगर। इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स शुगर भी होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अब यहाँ पर हम लोग ER के बारे में जानते हैं ना। ER के बाद हमें जानना होता है गोल्जी एपरेटस, जो जस्ट उसी के बाद होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अभी इसके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास लिपिड है, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर एक बॉल के रूप में, एक बॉल के अंदर में ये कॉम्प्लेक्स शुगर चला जाएगा और इस बॉल को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स का काम यही होता है, ट्रांसपोर्टिंग करवाना। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को वैक्यूल्स लेके जाता है और इसके पास, किसके पास, गोल्जी एपरेटस के पास लेके जाता है। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, गोल्जी एपरेटस का काम बहुत ही सिंपल रहता है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर जो कि उसे वैक्यूल्स के थ्रू आया था, कहाँ से,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेस्ट शुगर में चेंज कर देता है, सिंपलेस्ट शुगर में उसे चेंज करता है। नाउ जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। तो जब हम डाइजेशन करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी वहाँ से प्रोड्यूस होता है, मीन्स बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसे हम एक्सक्रिएशन के माध्यम से अपने बॉडी से निकालते हैं। वो जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल फिर एक वैक्यूल्स के, अगर यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है तो फिर एक वैक्यूल से होकर के नेक्स्ट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल्स है उसके पास इसको लेके जाता है। तो लाइसोसोम के पास वेस्ट मटेरियल पहुंचा और लाइसोसोम के पास क्या है ना, हाईली पावर का इंजाइम होता है, बहुत पावरफुल इंजाइम होता है। और ये इंजाइम क्या करता है, इतना पावरफुल होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। नाउ यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया, यहाँ पर हमें ये समझ आ गया कि क्या क्या फंक्शन है। देखो जब आप फंक्शन देखोगे सभी पूरे ऑर्गेनेल्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था कि वो लिपिड, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर से बना हुआ होता है और वो कॉम्प्लेक्स शुगर को वैक्यूल्स के माध्यम से वो गोल्जी एपरेटस को देता है। गोल्जी एपरेटस कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो फिर वैक्यूल्स के माध्यम से लाइसोसोम में चला जाता है। नाउ लाइसोसोम के बाद लाइसोसोम उसे भी डाइजेस्ट कर लेता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वाई लाइसोसोम्स कॉल्ड एज ए सुसाइडल बैग, इसे हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। सो यहाँ पर अभी हम लोग को जानना है कि ये सुसाइडल बैग क्यों होता है। इससे पहले एक एग्जांपल समझिएगा, मान लो क्लासरूम में 20 लोग बैठे हुए हैं और उसमें से 4 कोई टेररिस्ट है या चोर का है, ठीक है। मेरे पास हाथ में AK-47 है, मैं क्लास में गया और पूरी स्पीड से मतलब पूरा गन को चला दिया, सभी को ऊपर सबके ऊपर चला दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, 20 लोग सबके सब मर गए। जब 20 लोग मरे तो मैंने क्या बोला कि भाई 4 जो डेफिनेटली वहाँ पे जो 4 टेररिस्ट या चोर जो कहें वो था तो वो तो मर गया, तो 4 जो टेररिस्ट मर गया वो तो एक सच है, लेकिन उसके साथ साथ ये गन में जो बुलेट थी वो इतनी ताकतवर थी कि वहाँ पे जो 16 इनोसेंट थे वो भी मरा। इट मीन्स अगर हम किसी भी पावरफुल वेपन का यूज़ करेंगे तो वो किसी एनिमी के लिए भी उतना ही घातक होगा जितना इनोसेंट के लिए हो सकता है। सेम एज इट इज़ लाइसोसोम के पास हाईली पावर इंजाइम होता है जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकता है। इट मीन्स ये वेस्ट को तो डाइजेस्ट कर लेगा, अगर कोई अच्छा चीज़ आएगा उसे भी डाइजेस्ट कर लेगा, इतना इसके पास ताकत है। अगर जब बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल एक सेल के अंदर में बढ़ जाता है तो ये क्या लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाता है और लाइसोसोम के अंदर जो लिक्विड है मीन्स जो इसका इंजाइम है वो पूरे सेल में फैल जाते हैं और ये पूरे सेल में फैलेगा। इसका एंजाइम इतना पावर होता है कि पूरे सेल के एक एक ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है, मींस एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडी, सभी को, वैक्यूल्स को, सभी को ये डाइजेस्ट कर लेता है। और इसके कारण क्या होता है, सेल का फंक्शन रुक जाता है और सेल डेड हो जाता है। दैट्स वाई वी से लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग। सो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम लोग बात करेंगे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू वांट देन सब्सक्राइब, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, स्टे विथ फ्रीफ्लिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तब तक के लिए खूब पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।